फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स ये स्टार्ट हो चुका है। और प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी रिसर्च की मीनिंग के बारे में, पर्पस और डायमेंशंस या फिर टाइप्स के बारे में भी हमने चर्चा की थी। और आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। और फर्स्ट यूनिट को भी हमने कंप्लीट कर लिया है, इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। इसको आप मेरी प्लेलिस्ट में या फिर मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में। सो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये रिसर्च प्रॉब्लम, ये वेरिएबल्स, ये हाइपोथेसिस या फिर सैम्पलिंग, ये अलग अलग से टॉपिक्स दे रखे हैं। हम इन सारे टॉपिक्स को एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्या किस तरह से कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और उसी के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे। और एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते भी हैं, चाहे हम फर्स्ट पेपर की बात करें या फिर हम सेकंड पेपर की बात करें, कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च में या फिर रिसर्च में, कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करके किसी भी रिसर्च को हम कंप्लीट करते हैं। सो उसको हम एक स्टेप वाइज, हम लाइन बाय लाइन हम इसको पढ़ेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहला ये जो भी, अगर हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो कुछ स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है, जिसमें कि पहला जो स्टेप होता है वो होता है रिसर्च प्रॉब्लम का या फिर सिलेक्शन ऑफ अ टॉपिक। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, हमें किस टॉपिक पे रिसर्च करना है। इसके बाद आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी उससे रिलेटेड उसके वेरिएबल्स को हम डिफाइन करते हैं, वहाँ हम उसकी डेफिनेशन देते हैं। और साथ ही हमारे रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर प्रीवियस में कोई रिसर्च हो चुका है तो उसकी भी चर्चा हम यहाँ पे करते हैं। और साथ ही साथ में हम वेरिएबल्स को भी यहाँ अच्छे से डिफाइन करते हैं कि कितने वेरिएबल्स हैं, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके बारे में भी हम इसकी पूरी चर्चा हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर या बुक रिव्यू के अंतर्गत हम करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है हाइपोथेसिस मेकिंग का। इसके बाद हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है कि एक स्टेटमेंट होता है जो कि एक अनुमान होता है कि हमारा रिजल्ट ऐसा हो सकता है। एक अनुमान होता है, एक अनुमानित कथन होता है कि अगर सपोज डैट अगर हम रिसर्च करते हैं कि रिवॉर्ड देने से लर्निंग प्रोसेस अच्छा होता है, तो यहाँ हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि रिवॉर्ड देने से लर्निंग तेज़ी से होता है और बच्चे जल्दी सीखते हैं। यहाँ हम इस तरह का हाइपोथेसिस बना लेते हैं। इसके बाद हम रिसर्च मेथड के बारे में हम देखते हैं कि हमें रिसर्च किस तरह से हमें इसके बाद हम रिसर्च डिज़ाइन की चर्चा करते हैं कि हमने अपने रिसर्च को हमने किस तरह से डिज़ाइन किया है। इसमें हम सारे स्टेप्स को किस तरह से हम अपने रिसर्च को हम कर रहे हैं उसके बारे में हम पूरी चर्चा यहाँ पे करते हैं। इसके बाद हम रिसर्च मेथड में आते हैं कि हम अपने रिसर्च के लिए कौन से मेथड का यूज़ करेंगे। इसके बाद सैम्पलिंग में आते हैं। हम अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी हमारे सैम्पल्स होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं। और सैम्पल्स को भी उसको भी चुनने का एक अलग प्रोसेस होता है, हमें किस तरह से सैम्पल का सिलेक्शन करना है अपने टॉपिक के, अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे सैम्पल को सेलेक्ट करते हैं, सैम्पल का चयन करते हैं। उसके बाद हम उन पर अपना डेटा कलेक्शन करते हैं, मीन्स उन पर हम अलग अलग ग्रुप बना करके हम उन पे अपना जो हमारा जो मेथड है उसको हम अप्लाई करते हैं। जैसे ग्रुप ए और ग्रुप बी बना देते हैं। ग्रुप ए के बच्चों को कहते हैं कि अगर आप इस चीज़ को सीख लोगे तो आप सबको चॉकलेट दिया जाएगा। और ग्रुप बी को वहाँ पे इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया जाता, सिर्फ उनको लेसन को सीखना होता है। और दोनों ही लेसन ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के लेसन भी सेम होते हैं। तो मीन्स वही चीज़ है कि वहाँ पे इसी तरह से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और उनसे हम डेटा लेते हैं कि किस ग्रुप ने कितना अच्छा परफॉर्म किया या कैसा परफॉर्म किया है। इसके बाद हम डेटा को एनालाइज करते हैं कि ग्रुप ए ने अच्छा काम किया है, क्या रिवॉर्ड देने से सच में जो लर्निंग प्रोसेस रहा वो बढ़ गया या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, या फिर जिनको रिवॉर्ड नहीं दिया गया, जिनको चॉकलेट नहीं दिया गया, उनका लर्निंग प्रोसेस कैसा रहा, तेज़ी से हुआ, कम हुआ, या फिर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ग्रुप ए और ग्रुप बी में कोई भी अंतर नहीं हुआ, दोनों ने सेम ही टाइम में और सेम प्रोसेस में ही लर्निंग किया। सो इस तरह से हम डेटा को एनालाइज करते हैं। और डेटा को एनालाइज करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो आगे हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, स्टैट्स के बारे में भी हमको यहाँ डीपली पढ़ना है। और इसके बाद हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस, मीन्स हम अपने हाइपोथेसिस को देखते हैं कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाया था कि रिवॉर्ड देने से लर्निंग प्रोसेस जो है वो तेज़ी से होता है,
सो हम इसको चेक करते हैं कि क्या हमारा हाइपोथेसिस सही है या सही नहीं हुआ, हमारा हाइपोथेसिस सत्य हो गया या फिर असत्य हो गया, क्या हुआ उसको हम यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद लास्ट में हम अपना कंक्लूजन देते हैं, हमारा जो भी हाइपोथेसिस रहा, हाइपोथेसिस हमारा स्वीकार हुआ या फिर अस्वीकृत हो गया, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंक्लूजन देते हैं। अगर ग्रुप ए ने वाकई अच्छा परफॉर्म किया है ग्रुप बी से, तो हम यहाँ पे कंक्लूजन में लिखेंगे कि रिवॉर्ड देने से लर्निंग प्रोसेस जो है वो तेज होता है, वो अच्छा होता है, जल्दी होता है। तो इसको हम कंक्लूजन को हम रिजल्ट भी कह सकते हैं या फिर हम इसको सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। इसके बाद ये तो हो गए रिसर्च के ये प्रोसेस कि किस तरह से कोई भी रिसर्च को किया जाता है। अब इसके बाद उसको पब्लिश करने की भी बारी आती है। सो पब्लिश करने के लिए हम इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि हमें किस तरह से लिखना होता है, किस तरह से हमें हेडिंग देनी होती है, किस तरह से हमें सब हेडिंग देनी होती है, हमें रेफरेंसेस के बारे में भी लिखना होता है, हमें सजेशंस के बारे में भी लिखना होता है कि अगर कोई अगला व्यक्ति अगर बाद में अगर कोई रिसर्चर इसी टॉपिक पे रिसर्च करता है तो उसको किन किन सावधानियों को रखना चाहिए, इस तरह के सुझाव भी वो रिसर्चर अपने रिसर्च पेपर में देता है। उसके बाद हम पब्लिश के बारे में किस तरह से उसको प्रकाशित करते हैं, और इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी, कि किस तरह से नेम को लिखा जाता है, रेफरेंसेस में किस तरह से बुक नेम या राइटर नेम को किस वे में लिखा जाता है, तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं। सो इस पर हम पूरी एक वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे। सो इन सारे टॉपिक्स को हम वन बाय वन हम डीपली पढ़ेंगे। ये तो मैंने आपको एक प्रॉपर एक व्यू दे दिया कि इसमें क्या चीज़ें हैं। अब इसमें हर एक टॉपिक को, रिव्यू ऑफ लिटरेचर या फिर रिसर्च प्रॉब्लम, हर एक टॉपिक को हम डीपली इसको पढ़ेंगे। सो आज की वीडियो में हम रिसर्च प्रॉब्लम या फिर सिलेक्शन ऑफ अ टॉपिक, इसके बारे में आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रिसर्च प्रॉब्लम। सो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है कि हम किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं। सो उसके बारे में मीन्स सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन होना चाहिए। जब तक हमारे पास क्वेश्चन नहीं होगा तब तक हम किस चीज़ का हाइपोथेसिस बनाएंगे, किस चीज़ के बारे में लिखेंगे और किस चीज़ को चेक करेंगे। सो इसलिए हमारे पास ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी रिसर्च को करने का, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी होता है, और मीन्स ये सबसे ज़रूरी पार्ट होता है। किसी भी रिसर्च की स्टार्टिंग यहीं से होती है। सो रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हुए कर्लिंगर कहते हैं, A problem is an interrogative sentence or a statement that asks what relation exists between two or more variables. Means एक ऐसा ये या तो ये प्रश्नवाचक वाक्य में हो सकता है या तो क्वेश्चन मार्क के रूप में हो सकता है हमारा रिसर्च प्रॉब्लम, या फिर एक स्टेटमेंट के रूप में हो सकता है। जैसे रिवॉर्ड का लर्निंग पे क्या प्रभाव पड़ता है, सो इस तरह के क्वेश्चन मार्क में भी हो सकता है, या फिर क्या रिवॉर्ड देने से लर्निंग प्रोसेस अच्छा होता है या तेज़ी से होता है, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे हो सकते हैं। इसको मैंने यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य या कथन होता है जिसके द्वारा यह पूछा जाता है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच किस ढंग का संबंध होता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे वेरिएबल पर ये कंफ्यूज्ड हो रहे होंगे, व्हाट इज़ वेरिएबल। सो वेरिएबल पर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर मैं इसको यहाँ पे इंक्लूड करूँगी तो ये हमारा टॉपिक से हम हट जाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं वेरिएबल के बारे में पूरी चर्चा करूँगी। सो रिसर्च प्रॉब्लम या तो क्वेश्चन मार्क के रूप में हो सकता है या एक स्टेटमेंट के रूप में भी हो सकता है। जैसे जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लोग होते हैं वो नॉइज़ से ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, वो नॉइज़ से ज़्यादा प्रभावित, नॉइज़ के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये एक स्टेटमेंट हो गया। अगर इसको हम प्रश्नवाचक के रूप में बनाएं कि क्या इंट्रोवर्ट पर्सन्स नॉइज़ के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इस चीज़ को हमें चेक करना है। तो मीन्स हमारा यहाँ पे हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम होता है वो या तो कथन के रूप में भी होता है, स्टेटमेंट, या फिर क्वेश्चन मार्क के रूप में भी हो सकता है। सो आगे मैंने इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं। जैसे यह शोध की पहली अवस्था होती है और इसकी खोज के लिए निम्न स्रोतों का सहारा लिया जाता है। मीन्स अगर हम किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम किस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं। और रिसर्च प्रॉब्लम को सर्च करना, अगर आपने रिसर्च प्रॉब्लम को सर्च कर लिया मतलब आप एक स्टेप आगे बढ़ गए।
सो रिसर्च प्रॉब्लम को आप किस तरह से सर्च कर सकते हैं, मीन्स कहीं से भी कोई भी टॉपिक उठा के उस पर रिसर्च नहीं होता है, प्रॉपर उसमें आपको प्रॉपर एक थिंकिंग करनी होती है, उसके बाद आप रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं। जैसे इसकी खोज के लिए हम कैसे इसको खोज सकते हैं, हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपने आसपास की इन्वायरमेंट को हम देख सकते हैं। जैसे हम बात करें कि जैसे एडलर की थ्योरी में एडलर ने बात की हुई है बर्थ ऑर्डर के बारे में। सो अपने आसपास हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाले बच्चे होते हैं या सेकंड बच्चे या जो थर्ड वाले बच्चे होते हैं या फिर जो अकेला बच्चा होता है, तो उनकी पर्सनैलिटी कितनी अलग होती है, मीन्स बर्थ ऑर्डर का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे की पर्सनैलिटी पर। सो इस तरह की चीज़ें हमें ऑब्जर्वेशन से भी हमें इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, या फिर अपने एक्सपीरियंसेस से, हमारी लाइफ में जो भी हमने एक्सपीरियंस किया होता है उसके अकॉर्डिंग भी हम समस्या को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने रिसर्च प्रॉब्लम को हम चूज़ कर सकते हैं। या फिर हमारा जिसमें इंटरेस्ट होता है, जैसे कई लोगों का इंटरेस्ट फ्राइड की थ्योरी में बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है, सो वहाँ से कोई एक टॉपिक निकाल करके उस पर भी रिसर्च किया जा सकता है। या फिर हमारे जो टीचर हैं या फिर हमारे जो गाइड हैं वो भी हमें इसके लिए हेल्प करते हैं। आगे हम देखते हैं कि पुराने जर्नल से, मीन्स पहले जो रिसर्चेज हो चुके हैं उनसे भी हमें आइडियाज़ मिलते हैं कि उनको हम फिर से रिसर्च करना चाहें, उनको हम फिर से अपने अकॉर्डिंग हम उनको हम उस रिज़ल्ट को हम देखना चाहें कि पहले के जो रिसर्च हुए हैं और मेरे रिसर्च में कितना कोरिलेशन है, तो वहाँ से भी हमें रिसर्च प्रॉब्लम मिल जाता है। और आगे हम बात करें लाइब्रेरी से, लाइब्रेरी में भी अलग अलग न्यूज़पेपर्स भी होते हैं, कुछ मैगजीन्स भी होते हैं, बुक्स भी होते हैं, तो वहाँ से भी हमें आइडियाज़ मिल सकते हैं। या फिर हमें किसी भी पुस्तक से, किसी भी बुक से भी हमें ये आइडिया मिल सकता है। या फिर डॉक्यूमेंट्री देख करके भी हमें हमारा रिसर्च प्रॉब्लम मिल सकता है। या फिर किसी मूवी को देखकर, जैसे साइकोलॉजी पर बहुत सारी मूवीज़ बनती हैं, वहाँ से भी, या फिर किसी साहित्य से भी हमें आइडियाज़ आ सकते हैं। केस स्टडी, जैसे किसी पुलिस केस में या फिर किसी भी डॉक्टर के केस में अगर किसी भी व्यक्ति की केस स्टडी की गई है, उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री को खंगाला गया है, तो वहाँ से भी हमें इसके आइडियाज़ मिल सकते हैं। या फिर हमें जो पहले के रिसर्चेज हो चुके हैं उन पे भी हम अपना, वे भी हमारे रिसर्च प्रॉब्लम हो सकते हैं। मीन्स इसके बहुत सारे स्रोत हैं, इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे कि हम हमारा रिसर्च प्रॉब्लम चूज़ कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि अच्छे अनुसंधान समस्या रिसर्च प्रॉब्लम की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सो यहाँ हम देखते हैं कि समस्या कथन की अभिव्यक्ति प्रश्नवाचक वाक्य के द्वारा होती है। मीन्स हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम होता है वो क्वेश्चन मार्क के रूप में हो सकता है। साथ ही यह स्पष्ट लिखा होना चाहिए, प्रॉपर हमें वहाँ पे स्पष्टता होनी चाहिए, जैसे रिवॉर्ड का लर्निंग पे क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं कि रिवॉर्ड देने से बच्चे की लर्निंग कम हो जाती, जिस बच्चे को रिवॉर्ड नहीं दिया गया क्या उसकी लर्निंग कम हो गई, और जिस बच्चे को रिवॉर्ड दिया गया उसकी लर्निंग क्या अच्छी रही। सो इस तरह के स्टेटमेंट वहाँ पे नहीं चलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स आ गए और कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। इसलिए स्टेटमेंट को या फिर रिसर्च प्रॉब्लम को बिल्कुल स्पष्ट लिखा होना चाहिए। आगे हम देखते हैं, इसके द्वारा दो या अधिक वेरिएबल्स की भी अभिव्यक्ति हो। मीन्स जिसपे, मतलब वेरिएबल क्या होता है, जिसको हम मापते हैं या फिर जिसको हम जांचते हैं या जिसको मापा जा सके, जिसको हम मैनिपुलेट कर सकें। मीन्स यहाँ पे इस क्वेश्चन में रिवॉर्ड एक वेरिएबल हो गया, एक वेरिएबल बच्चे हो गए, एक वेरिएबल सीखना हो गया, लर्निंग प्रोसेस कैसा रहा। सो यहाँ पे दो या दो से अधिक वेरिएबल हमें मिल रहे हैं, तो इस तरह का रिसर्च प्रॉब्लम अच्छा होता है। मीन्स दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स वहाँ पे डिफाइन होने चाहिए। साथ ही साथ शोध समस्या, शोध कथन ऐसा होना चाहिए, रिसर्च प्रॉब्लम ऐसा होना चाहिए कि उसके चरों की माप की जा सके। मीन्स यहाँ पे हम बच्चे को, रिवॉर्ड को भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, फिर बच्चे की लर्निंग लेसन्स को भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, बच्चों के आईक्यू लेवल को भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक ही लेवल के आईक्यू लेवल के बच्चे हम वहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे कई सारे वेरिएबल्स हो गए, और यहाँ पे वेरिएबल्स को हम माप भी सकते हैं। बच्चे के आईक्यू लेवल को भी हम माप सकते हैं, और प्रॉपर हम रिवॉर्ड को अपने अकॉर्डिंग हम मैनिपुलेट भी कर रहे हैं। सो इस तरह का ही क्वेश्चन, इस तरह का ही हमारा रिसर्च प्रॉब्लम होना चाहिए। या फिर हम अगर बात करें, अगर हम आध्यात्म की बात करें कि क्या मरने के बाद शरीर से आत्माएं निकलती हैं, सो उसको ना तो हम देख सकते हैं ना उसको हम माप सकते हैं। सो इस तरह का रिसर्च प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, सही नहीं होता।
रिसर्चेस तो होते हैं, वहाँ पे भी होते हैं, लेकिन वो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे में साइंटिफिक हम उसको नहीं कह सकते। आगे हम देखते हैं, शोध समस्या ऐसा होना चाहिए कि उसके चरों से संबंधित डेटा को कलेक्ट किया जा सके। जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर हम लर्निंग प्रोसेस पर रिवॉर्ड के इफेक्ट को हम देखना चाहें तो वहाँ पे हमें बच्चे भी आसानी से मिल जाएंगे और रिवॉर्ड को भी अपने अकॉर्डिंग हम मैनिपुलेट कर सकते हैं और हर IQ लेवल के बच्चे हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सोल्स की बात करें, आत्माओं की बात करें कि क्या मरने के बाद आत्मा शरीर को छोड़ती है या आत्मा जैसी कोई चीज़ होती है, सो इसके लिए हमारे पास हमें डेटा भी नहीं मिलेंगे। सो इसलिए इस तरह का प्रॉब्लम, इस तरह के क्वेश्चन पर, इस तरह के रिसर्च प्रॉब्लम पर हम प्रॉपर एक स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन होना चाहिए, ऐसा ही रिसर्च प्रॉब्लम होना चाहिए जिसके लिए हमें डेटा भी अवेलेबल हो। आगे हम देखते हैं, शोध समस्या का स्वरूप प्रयोगात्मक होना चाहिए। मीन्स प्रयोगात्मकता का क्या मतलब है कि उसमें ऑब्जेक्टिविटी का गुण हो, सिस्टमैटिक वे में उसको किया जा सके और हमारे बाद भी अगर कोई व्यक्ति उसी टॉपिक पे रिसर्च को करता है तो उसको भी प्रॉपर मीन्स जो रिजल्ट आए वो कोरिलेट हो, अदरवाइज उस रिसर्च को सही नहीं माना जाएगा। आगे हम देखते हैं कि शोध समस्या को नैतिक मूल्यों या निर्णयों से संबंधित नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसे में आंकड़ों की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। जैसे नैतिक मूल्यों की अगर हम बात करें, अगर हमारा रिसर्च प्रॉब्लम हो कि क्या व्यक्ति को झूठ बोलना चाहिए, सो हमने इसके लिए हाइपोथेसिस भी बना लिया। या फिर हमारा रिसर्च प्रॉब्लम हो कि क्या हर व्यक्ति झूठ बोलता है, हर व्यक्ति दिन में जितनी बातें करता है उसमें 80% तक वो झूठ बोलता है। इसका हमने हाइपोथेसिस भी बना लिया कि नहीं, 80% तक व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, 20% तक हो सकता है। अब इसके लिए हम जब डेटा कलेक्ट करने अलग अलग लोगों के पास जाएंगे और उनसे अपना हम क्वेश्चनायर फिल करवाएंगे तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि व्यक्ति अपने जो रियल डेटाज हैं, अपनी जो सही उनकी जानकारी है, सही इन्फॉर्मेशन है, उसको वो छुपा ले और वहाँ पे वो गलत इन्फॉर्मेशन दे दे। क्योंकि यहाँ पे नैतिकता की बात आ जाती है तो हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपना जो रियल उसकी जो सोच होती है उसको सामने नहीं लाना चाहता। सो इस तरह के टॉपिक पे भी रिसर्च करना मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे डेटा, हमारे सही डेटाज हमें नहीं मिल पाते, तो हमारा रिसर्च भी वहाँ पे गलत हो जाता है। साथ ही आगे हम देखते हैं कि शोध समस्या ऐसी होनी चाहिए कि उसे जांच करने में अत्यधिक समय व धन का व्यय ना हो। मीन्स एक अच्छा शोध समस्या या फिर रिसर्च प्रॉब्लम, एक अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम वही होता है जो कि कम टाइम में अच्छे से हो जाए। कम टाइम में होगा तो पैसे भी कम लगेंगे और हमारे पास सैंपल भी, उससे रिलेटेड सैंपल भी हमें ईजिली अवेलेबल हो जाए और उन पे हम कर पाएँ। सो यहाँ पे हमने कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें या फिर हम क्वालिटीज़ देखें, हमने यहाँ पे कुछ इसके क्वालिटीज़ की हमने चर्चा की। अब आगे हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सो रिसर्च प्रॉब्लम के 2 टाइप्स बतलाए गए हैं, सॉल्वेबल एंड अनसॉल्वेबल, समाध्येय एंड असमाध्येय। सो समाध्येय, सॉल्वेबल, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि शोध समस्या को समाध्येय कहलाने के लिए उसे जांचनीय होना चाहिए एवं उसके चर स्पष्ट परिभाषित हो सकें। मीन्स सॉल्वेबल रिसर्च प्रॉब्लम किसको कहा जाता है? जिसको कि ईजिली सॉल्व किया जा सके। जैसे बुद्धि और सृजनात्मकता में क्या संबंध है, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में क्या रिलेशन है। सो इसके लिए हमारे पास, हम इसको जांच भी सकते हैं, हम दोनों वेरिएबल्स को हम प्रॉपर डिफाइन भी कर सकते हैं, हम इंटेलिजेंस को भी हम जांच सकते हैं, हम क्रिएटिविटी का भी हम टेस्ट ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपना एक रिसर्च कर सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो समाध्येय या फिर सॉल्वेबल रिसर्च प्रॉब्लम कहलाते हैं। और आगे हम बात करें अनसॉल्वेबल की, असमाध्येय। सो यहाँ पे इसका अपोजिट है, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जिसके चर अस्पष्ट एवं अपरिभाषित हों तथा जिसकी जांच करना कई बार संभव ना हो पाए। जैसे मैंने सोल की बात की, मरने के बाद क्या शरीर से आत्मा निकलती है। सो इसके बारे में, इसके प्रॉपर हमारे पास, हम इसको क्योंकि सोल को हम देख भी नहीं सकते, सो हम इसको लेबोरेटरी में या फिर कहीं भी हम प्रॉपर इस पर स्टडी नहीं कर सकते। हालांकि अगर हम बात करें दर्शन शास्त्र की या फिर फिलॉसफी की बात करें या फिर अध्यात्म की बात करें तो वहाँ पे इन सब टॉपिक्स पर स्टडी की जाती है और कंक्लूजन भी दिया जाता है, लेकिन वो उतना साइंटिफिक नहीं होता है। और अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में सॉल्वेबल क्वेश्चंस पर ही ज़्यादा रिसर्चेस होते हैं।
सो रिसर्च प्रॉब्लम का टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर की, और जिसके अंतर्गत हम वेरिएबल के बारे में भी पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।